Namaskar, Sathiyo. I welcome you all to this particular session and I hope every one of you is doing great. आज का ये जो सवाल है साथियों ये 2013 का यूपीएससी का पीवाईक्यू है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर आंसर को हमको स्ट्रक्चर कैसे करना है, डिमांड को कैसे फुलफिल करना है, क्योंकि देखिए या हम बहुत सारे एस्पिरेंट जो है ना वो आंसर्स लिखते तो हैं लेकिन वो आंसर्स लिखने के बाद उनको इतने ज्यादा नंबर्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते जो उस सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य ही वही है कि ब्रेनस्टॉर्म करके किस हिसाब से स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सके। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। अब अगर सवाल की तरफ बढ़े तो सवाल में आप देखेंगे कि several foreigners made India their homeland and participated in various movements. Analyze their role in the Indian struggle for freedom. अब साथियों यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि भाई कुछ फॉरेनर्स थे जो विदेशों में पैदा हुए थे लेकिन वो भारत में आके उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कुछ तो भी ऐसा कंट्रीब्यूशन करा। अब हमेशा अपने ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमेशा क्या देखा है? अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस के कंट्रीब्यूशंस, मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन, एक्सट्रीमिस्ट के कंट्रीब्यूशन, रेवोल्यूशनरीज के कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने हमेशा देखी है। बट फॉरेनर्स हमने वुमेन का कंट्रीब्यूशन देखा है। अब शायद आगे चल के आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई दलितों का क्या कंट्रीब्यूशन था या ट्राइबल ग्रुप्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। सो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनते हैं। उसी में से एक पॉसिबिलिटी था फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या था इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ पर अगर हम हमारा मेन यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है आपसे पूछने का, डिमांड क्या है, तो उसने टेलवर्ड क्या दिया है यहाँ पर, एनालाइज, कि हमें इन फॉरेनर्स के बारे में लिखना है और उसके बाद हमें कंक्लूजन में ये बताना है कि भाई इनका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, इनका इंपॉर्टेंस क्या रहा है कंट्रीब्यूशन के अंदर। अब क्योंकि 10 मार्क्स का ही है तो आपके पास दो ही पेज मिलते हैं मोटे मोटे। अब दो पेजेस के अंदर आप ज्यादा डिमेंशंस ओपन अप नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये 15 मार्क का होता तो आपके डिमेंशंस ओपन अप हो जाते। अब डिमेंशंस कैसे ओपन अप हो जाते ये भी मैं आपको आगे आंसर के अंदर बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके देखिए, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, मैंने एक आंसर आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ये आंसर आपको वीडियो के अंदर ही आपको दिख जाएगा। बट हाउएवर अगर हम इस चीज को एनालाइज करें अब कि यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, सबसे पहला साथियों। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये क्या बोल रहे हैं हमें कि भाई फॉरेनर्स है और फॉरेनर्स ने कंट्रीब्यूट किसमें किया है, इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। सो मैंने हमेशा आपको क्या बताया, इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, एसेंस होना चाहिए ऑफ द क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन का मेन सार क्या है, ठीक है। उस सार के ऊपर, मेन भावना के ऊपर अपने को सीधा हिट करना है। सो मैंने यहाँ पर, अगर मैं रहता तो मैं किस हिसाब से यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखता, मैं इंट्रोडक्शन में इसी हिसाब से लिखता कि भाई फॉरेनर्स जो हैं, मतलब देखो हमेशा अपने ने क्या देखा है कि फॉरेनर्स जो बाहर से आए उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर ऑपरेशन ही करा है, हमसे बस लूटा है। लेकिन कुछ ऐसा हमेशा हमने यही चीज सोचा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भाई कुछ फॉरेनर्स हैं ना जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूशन करा। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग या आयरनी बेस्ड अप्रोच से मैंने स्टार्ट किया है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। जैसे आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, पीपल इमेजिन फॉरेनर्स ओनली एज ऑपरेसर्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस and most foreigners were, but some foreigners have made an indelible contribution in the freedom struggle, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि जो अंग्रेज भारत के अंदर आए उन्होंने भारत के इंडिजीनियस कल्चर्स को तबाह कर दिया एंड इंडियंस अपने मदरलैंड को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो यही कुछ फॉरेनर्स को इतनी ज्यादा इंडियंस से लगाव हो गया कि उन्होंने इंडियंस का साथ देके इंडियंस के मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया। अब ये जो इंट्रोडक्शन है साथियों, इसके अंदर मैंने ये भी बता दिया कि भाई कुछ फॉरेनर्स है, क्योंकि सेवरल है ना। यहाँ पर अगर ऑल फॉरेनर्स होते तो बात अलग होती, तो मैं उस हिसाब से इंट्रोडक्शन बनाता, लेकिन यहाँ पर सेवरल है तो इसकी वजह से उसी हिसाब से मैंने आयरनी बेस में बनाया कि भाई मेजरली फॉरेनर्स क्या थे, हमसे लूट रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी मदद करी अब इंडिया एज अ मदरलैंड को बचाने के लिए। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन के एसोसिएशन में होता है और मैं ऐसे लिखता है इसको। अब अगर हम बॉडी की तरफ बढ़े
तो बॉडी की तरफ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई वो कौन से फॉरेनर्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करा और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यहाँ पर एज अ जनरल एस्पिरेंट आप सबसे पहले नाम क्या देखेंगे, भाई एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के बाद आपको याद रहेगा कि भाई सिस्टर निवेदिता करके भी एक कोई तो भी थी जिन्होंने कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन करा रहेगा। अब मेजरली एस्पिरेंट्स को सिर्फ यही दो नाम याद रहेंगे, बट इसके अलावा भी हमारे पास 3 से 4 नाम होने चाहिए जिसके बारे में हम यहाँ पर लिख सके। अब अगर मैं शुरुआत में बोलूं तो एनी बेसेंट, एवरीवन इज वेरी मच वेल अवेयर कि भाई एनी बेसेंट कौन है। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी ये भी विदेश से ही थी। इन्होंने क्या किया, इनका जन्म हुआ था लंदन में। उसके बाद ये थियोफिजिकल जो सोसाइटी है, ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था थियोफिजिकल सोसाइटी। इसने इसको इंडिया के स्ट्रक्चर्स जो इंडिया का पास्ट है, जो कल्चर है, उसको स्टडी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो एनी बेसेंट ने थियोफिजिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया के स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज्यादा सीखना था, और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, वो इंडिया के अंदर आ गई 1893 में। और जैसे ही वो इंडिया के अंदर आई, उन्होंने देखा कि भाई इंडियंस जो है यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो उससे प्रभावित होके उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन शुरू किया। एंड इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था उनका था इंडिया का होम रूल मूवमेंट, जो उन्होंने 1916 में स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो एनी बेसेंट का ये था। इसके अलावा एनी बेसेंट में आप एडिशनल डिटेल्स और क्या डाल सकते हैं कि भाई 1917 के दौरान शी वाज आल्सो द फीमेल हु बिकेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयर वुमेन। ठीक है, चेयरपर्सन भी ये बन गई थी। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप सबको पता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने आईएनसी के कंट्रीब्यूशन, आईएनसी को बनाने में 1885 में कंट्रीब्यूट किया, और यही आईएनसी हमारा सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बना जो अंग्रेजों के खिलाफ इसने काम किया। सो सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का ये था। एंड मेजरली सारे एस्पिरेंट्स को यही पता है कि एओ ह्यूम का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आईएनसी के ही संबंध में है। लेकिन इसके अलावा भी हमें थोड़े बहुत रिसर्च करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एओ ह्यूम ने ना ही सिर्फ इतना, बट एओ ह्यूम ने अंग्रेजों के जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थे, जो इंडिया के लोगों को और ज्यादा गरीब बना रहे थे, उसके खिलाफ भी इन्होंने इंडियंस को जागरूक किया। और जो जो अंग्रेजों के पॉलिसीज थे ना, जो इंडियंस के खिलाफ थे, ठीक है, जो इंडियंस के खिलाफ थे, उन उन पॉलिसीज के खिलाफ एओ ह्यूम ने क्या किया, इंडियन पीपल को जागरूक किया। ठीक है, अवेकन किया, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन्होंने करवाने का कोशिश किया। ठीक है, सो नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इन्होंने बढ़ावा दिया। एंड मेजरली इन्होंने कहां बढ़ावा दिया, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, मेजरली कलकत्ता के अंदर बढ़ावा दिया। एओ ह्यूम के बाद तीसरे एक व्यक्ति होते हैं, दैट इज जॉर्ज यूल। आपने इनका नाम सुना रहेगा, वाई, बिकॉज इन्होंने इलाहाबाद कांग्रेस 1888 में इन्होंने प्रेसिडेंट बने थे। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट फॉरेनर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, जॉर्ज यूल। एंड इन्होंने क्या किया कि ये बहुत ज्यादा लिबरल थे, इनके विचारधारा जो थे ना, ये बहुत ज्यादा लिबरल थे अंग्रेजों ब्रिटेन के अंदर। क्योंकि ब्रिटिश लोगों का अगर आप देखें तो वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक तो कंजर्वेटिव होते हैं और दूसरे लेबर होते हैं। अब लेबर वाले जो थे ना, ये ज्यादा लिबरल होते थे, एंड कंजर्वेटिव वाले जो थे वो ज्यादा ऑपरेसिव होते थे उस दौरान पे। सो दिस पर्सन ही वाज लिबरल, जॉर्ज यूल। एंड क्योंकि वो लिबरल थे, उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उनके इन्होंने बहुत ज्यादा मदद करी थी। क्योंकि ब्रिटिश के पॉलिसीज जो थे वो इंडियंस के खिलाफ इतने ज्यादा थे कि जॉर्ज यूल ने कांग्रेस के नेताओं की मदद की। और मतलब मदद कैसे की कि कांग्रेस को ब्रिटिश की जो हायर हुकूमत थी उनसे मीटिंग करवाई, और जो भी कांग्रेस के जो भी डाउट्स थे या जो भी गिले शिकवे थे उनसे मीटिंग करवा के दूर करवाने की कोशिश करी गई, और अच्छे पॉलिसीज को फ्रेम करवाने की यहाँ पर कोशिश करी गई बाय जॉर्ज यूल, दैट इज इन सपोर्ट ऑफ द इंडियंस। ठीक है, एंड इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी सपोर्ट किया था, जो कि हमारा पॉलिटिकल एजिटेशन का मेन ऑर्गेनाइजेशन था। इसके अलावा विलियम वेडरबर्न एक दूसरे व्यक्ति थे। विलियम वेडरबर्न जो थे, इन्होंने इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम स्ट्रगल में। जैसे कि सबसे पहले ये रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर 1895 में ये इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, जहां पर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने बोला कि भाई इंडिया के अंदर से आप इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रहा है। अब साथियों, यहाँ पर देखिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जब भी हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम लड़ने, फाइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होगा ना, पॉलिटिकल लेवल पे होगा, इकोनॉमिक लेवल पे होगा, सोशल लेवल पर होगा, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल लेवल पर होगा। सो इन सारे फील्ड्स के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन करे गए बाय दी फॉरेनर्स,
ओके, अगर मैं जॉर्ज यूल की बात करूं तो वो पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने किया। देन अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो उन्होंने सोशल लेवल पर भी किया एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में होम रूल मूवमेंट भी बनाया। देन अगर हम एओ यूम की बात करें, इन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे भी किया एंड इकोनॉमिक लेवल पे भी किया। इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा, दैट इज इन द पॉवर्टी, दैट इज रेवेन्यू पॉलिसीज के ऊपर इन्होंने बात करी थी। तो वैसे ही विलियम वेडरबर्न ने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एंड वन ऑफ दैट वाज इंडियन एक्सपेंडिचर रॉयल कमीशन। इसके अलावा इन्होंने सोशल एस्पेक्ट में इंडियन फेमाइन यूनियन, उस दौरान 1899 के दौरान इंडिया के अंदर बहुत फेमाइन्स हो रहे थे एंड बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो एक फेमाइन यूनियन बनाया गया था जो ये चीज के ऊपर काम करता कि भाई ये फेमाइन्स क्यों ही हो रहे हैं एंड कौन इसका कारण है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर इट, एंड ब्रिटिशर्स का क्या रोल प्ले है एंड ब्रिटिशर्स इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉरेनर इन्होंने इसको ज्वाइन किया इंडियन फेमाइन यूनियन को, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने काम किया और ब्रिटिशर्स को बताने की कोशिश करी कि भाई ये तुम्हारे वजह से ही फेमाइन्स हो रहे हैं और तुम्हें ये प्रिवेंशन करवाना पड़ेगा फेमाइन्स को रोकने के लिए। इसके अलावा ये कांग्रेस का एक ब्रांच था, ब्रिटिश कमिटी ऑफ द कांग्रेस, ये इसके चेयरमैन रहे। एंड इसके अलावा इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के आइडिया को भी बढ़ाने की कोशिश करी एंड इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो एंगल है, उसको इन्होंने इंडिया के अंदर प्रमोट करने की कोशिश करी। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट आपको पता है इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके बहुत समय से ये ऑब्जेक्टिव रहे हैं, तो इन्होंने उस चीज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी। सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अलावा एक दूसरी महिला थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ये स्वामी विवेकानंद से इतनी ज्यादा प्रेरित थी कि स्वामी विवेकानंद ने इनको जो प्रीचिंग दी और प्रीचिंग के बाद इनको रीनेम किया इनटू सिस्टर निवेदिता। और यही सिस्टर निवेदिता जो थी, इन्होंने अलग अलग जगहों पर पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्होंने काम किया एंड वन ऑफ द मेजर मूवमेंट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। इसके अलावा जब हम मैडलिन स्लेड की बात करें, शी वॉज द वुमेन जो गांधी जी के नॉन वायलेंस से इतना ज्यादा प्रेरित हुई थी कि ये गांधी जी की भक्त बन गई थी। और इंडिया आने के बाद ये 1925 में इंडिया आई और इन्होंने अगले 34 साल ये इंडिया के अंदर रही। अब 1925 के बाद से जो भी गांधी जी ने मूवमेंट्स करे थे, चाहे वो सीडीएम हो गया, ठीक है, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गए या क्विट इंडिया मूवमेंट हो गए, सब जगह पर इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एंड जब गांधी जी जेल गए थे आगा खान पैलेस में 1942 के दौरान, जहां पर कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मैडलिन स्लेड यहाँ पर उनके साथ ही थी। सो ये 6 अलग अलग लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन आपके पास इतना टाइम रहेगा नहीं कि आप इसको लिख सके। हाउएवर, अब ये लिखने के बाद हमें इनका सिग्निफिकेंस भी बताना है। ठीक है, सो वही सिग्निफिकेंस मैंने क्या किया है, मैंने कंक्लूजन के तहत ही मैंने लिख दिया क्योंकि 10 मार्कर था। अब अगर ये 15 मार्कर होता साथियों, तो 15 मार्कर में आप क्या करते, आप सीधा सीधा आप सिग्निफिकेंस का एक अलग सा कॉलम बनाते। क्योंकि एनालाइज बोला है ना, तो एनालाइज के अंदर आप सिग्निफिकेंस के भी अगर 4 से 5 पॉइंट दे देंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो वो सिग्निफिकेंस के अंदर आपको यही बताना है कि भाई इनके सिग्निफिकेंस की वजह से किस हिसाब से पॉलिटिकल मूवमेंट इतना आगे बढ़ा। ठीक है, सोशल लेवल पर इन्होंने क्या काम किया था, दैट इज अनटचेबिलिटी वगैरह को इन्होंने ये कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी, यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करी एंड यूनाइटेड इंडिया वाज इंडिया जो अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकता था। तो ऐसे करके इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आप कर सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकली वीकेंड मासेस एंड सो ये सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। हाउएवर, ये 10 मार्क का है तो हम उसी के ऊपर स्टिक रहेंगे। एंड कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है, द फॉरेनर्स डिवोटेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिफॉर्म। एंड ये जो लोग थे, किसी इंडियन से कम नहीं थे, फॉरेनर्स किसी इंडियन से कम नहीं थे। चाहे उनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ हो, लेकिन उनका बॉडी एंड माइंड तो पूरा ही इंडियन था। ये इनके कंट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है। सो क्वेश्चन के एस्पेक्ट से ही मैं क्वेश्चन के लाइन ऑफ थिंकिंग पे ही मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर कंक्लूजन भी बनाया है कि ये फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था एंड इनका सिर्फ शरीर विदेशी था लेकिन माइंड और बॉडी तो इंडियन था। दैट इज वाई इनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स रहे एंड इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्होंने इस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करा। सो दिस इज हाउ मैं इसको कंक्लूड करता साथियों। सो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और ये वैल्यू एडिशन जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये वैल्यू एडिशन आपके आंसर के अंदर होने चाहिए थे। ठीक है, सो दिस विल बी फॉर ऑल फॉर दिस सेशन। ओके, कुछ भी डाउट्स रहेंगे सो यू कैन कमेंट इट एंड आपके सजेशंस हमेशा ओपन है। ठीक है, सो वट एवर यू वांट टू सजेस्ट यू कैन सजेस्ट इट टू मी एंड आई विल reform it in that particular manner. So thank you everybody.